हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी पीवाईक्यू कमबैक सीरीज में फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन। एपिसोड नंबर 2 आज हम आपके साथ कर रहे हैं और इस एपिसोड को आपका जो प्यार है वो भरपूर चाहिए। तो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। अब आइए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, तो एवस्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें आपको मास्टर कोर्स भी मिल जाएगा, रिवीजन के लिए फास्टर कोर्स भी मिल जाएगा, एंड माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और पीवाई क्या उसके कोर्स भी अलग से अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको एवस्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Which of the following statements is incorrect for amalgamation in the nature of merger? दो तरीके के अमलगमेशन होते हैं जी। एक इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है और एक होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर आपका मर्जर की नेचर का है तो उसकी कुछ कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। तो आपसे इनकरेक्ट कंडीशन यहाँ पे पूछ रहे हैं। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। बिल्कुल जी, सारे एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाते हैं। शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी नीड नॉट बिकम इक्विटी होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। देखो, अगर मर्जर हो रहा है, आप एक दूसरे के अंदर समा रहे हैं। मर्जर में आपको हमेशा बोलता हूँ शादी की तरह होता है, जिसमें दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यार शेयर होल्डर्स जो है ना, एटलीस्ट 90% फेस वैल्यू के नई कंपनी में आने जरूरी होते हैं इस केस में। और इसीलिए ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन कैश में केवल फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए दे सकते हो, बाकी इक्विटी शेयर्स में दी जाएगी, बिल्कुल सही है। बिजनेस जो है उसे भी कैरी फॉरवर्ड करती है हमारी नई कंपनी ट्रांसफरी कंपनी, ये भी सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Arrange the following in the correct sequence in which they are computed for determining the net cash from operating activities as per AS3 revised। तो आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें सबसे पहले आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं, उसका सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से करते हैं? आप अपने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नेट प्रॉफिट ही आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब इस नेट प्रॉफिट में आप एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं, आप नॉन ऑपरेटिंग चीजों की एडजस्टमेंट्स कर देंगे, नॉन कैश चीजों की एडजस्टमेंट कर देंगे। तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इसमें आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस को प्लस माइनस कर देंगे तो आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। आप इसमें से माइनस कर देंगे अपना टैक्स, तो आपका कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। तो जनाब यहाँ पे आपकी जो सीक्वेंस बनेगी दैट इज गोइंग टू बी DACB, और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इन डेज आपको मैच करना है बेसिकली यहाँ पर। तो सबसे पहले और सबसे आसान तो आप मैच कर लीजिए आपका इंड AS7। इंड AS7 किससे जुड़ा हुआ है? इंड AS7 आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से जुड़ा हुआ है। तो ए तो आपका 4 से मैच होगा, तो 2 और 4 में से ही कोई आंसर हो सकता है। इसके बाद आपका इंड AS24 है। इंड AS24 आपका जुड़ा हुआ है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से। इंड AS36 है, ये आपका इंपेयरमेंट ऑफ एसेट से जुड़ा हुआ है। और इंड AS 110 है जो कि आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसके अंदर आपकी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन अप्रोचेस हैं और उनके प्रोपाउंडर से आपको उनको मैच करना है जी। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच आपको दे रखी है जी। हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे आप ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करेंगे, और ये वाली अप्रोच आपको किसने दी है? ब्रमोल्ट, फ्लेमोल्ट्स एंड पाइल ने। तो ये सबसे बेसिक अप्रोच रहती है, तो ये बिल्कुल 1 से ही मैच होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच ये किसने दी है? ये आपको दी है हिकमैन एंड जोन्स ने। ये अप्रोच कहती है कि आप देखो ह्यूमन रिसोर्स को अल्टरनेटिवली आप कहां पे डिप्लॉय कर सकते हो, क्या वैल्यू निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच, इसमें आप स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेते हो, और ये आपकी डेविड वॉटसन ने दी थी, तो 3 से मैच हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग मॉडल, इसमें देखते हो ह्यूमन रिसोर्स कितना फ्यूचर में कमा कर देगा, उसके बेसिस पे आज की उसकी वैल्यू निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। और ये आपकी लेवेन श्वार्ट्ज ने दी थी। तो यार बिल्कुल सीधी सीधी मैचिंग है आपकी, और ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। The break-even point expressed in amount of sales in rupees of X Limited having selling price of rupees 20, variable cost of rupees 14 and fixed cost of rupees 7,92,000 is। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, और ध्यान में रखिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालना है जी वो रुपीस के अंदर निकालना है।
तो रुपीस के अंदर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला रहता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय योर पीवी रेशो। तो यार फिक्स्ड कॉस्ट तो इस केस में हमें क्लियरली दे रखी है 7,92,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है। पीवी रेशो कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई 6 रुपए की। पीवी रेशो कैसे निकालोगे? 6 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। तो ये आपका कितना हो गया रेशो? ये रेशो कितना हो गया? 30% का रेशो हो गया ना, 30% का हो गया। तो डिवाइडेड बाय 30% कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ये आपका 26,40,000 निकल कर आने वाला है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन आपको दे रखे हैं। असर्शन है माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी एट्रीब्यूटेबल टू इंटरेस्ट व्हिच इज हेल्ड बाय द आउटसाइडर्स। तो जनाब होता क्या है, आपकी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी रहती है। तो होल्डिंग कंपनी के पास लेट सपोज सब्सिडरी कंपनी के 90% शेयर्स हैं, तो 10% जो शेयर नहीं है उसे बोला जाता है माइनॉरिटी का इंटरेस्ट, कि बाकियों का कितना इंटरेस्ट है इस सब्सिडरी में। Reason: minority interest should be presented in the consolidated balance sheet as a part of equity of the parent shareholder. अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। आप इसे अपनी इक्विटी का पार्ट नहीं दिखा सकते, ये आपकी इक्विटी नहीं है, ये बाहर वालों का हिस्सा है। तो अपना पार्ट कैसे बना लें इसे? तो रीजन गलत है, असर्शन आपका सही है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट बट आर इज नॉट। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग यहां पे करनी है हमें। मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तो बहुत ही आसान है, ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपका होगा, A4 से मैच हो जाएगा। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन व्हिच एसोसिएटेड रेवेन्यू इज अर्न्ड। तो जिस पीरियड में आपने रेवेन्यू लिया उसी पीरियड में एक्सपेंसेस लिखो। दिस इज क्लियरली योर मैचिंग कंसेप्ट, बी आपका 3 से मैच होगा। एसेट्स आर नॉट शोन एट देयर करंट रियलाइजेबल वैल्यू, एसेट्स को आप अपनी जो रीसेल वैल्यू है उस पे नहीं दिखाते हो, उसकी जो एक्विजिशन की कॉस्ट होती है उस पे दिखाते हो। और हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट भी है और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी है। एक बार ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जिस चीज के लिए आपने कोई पैसा पे नहीं किया वो आप किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते हो, जिसके लिए आपने कोई कॉस्ट इनकर किया वही रिकॉर्ड करते हो। सो दैट इज एज पर दी कॉस्ट कंसेप्ट। तो फिर आप अपने सी को 2 से ही मैच कर दो, क्योंकि सी में शायद 1 और 2 दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, बट अगर आप डी को पहले मैच कर लेंगे तो इजीली मैचिंग हो जाएगी। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। A, B, and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. A died on September 15, 2025. A की मृत्यु हो गई. At that time, the capital of B and C after all the adjustments were 3,56,000 and 2,44,000 respectively. B and C decided to adjust their capitals according to their new profit sharing ratio by opening the current accounts. The new capital of B is. अब देखो जी, यहाँ पे ए बी और सी 4:3:2 की रेशो थी। अब ए तो चला गया, बी और सी अपनी पुरानी रेशो ही कंटिन्यू करेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है 3:2 कंटिन्यू करेंगे। इनकी जो कैपिटल थी 3,56,000 और 2,44,000, यानी कि टोटल कैपिटल आपकी कितनी हो गई? यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो 6 लाख की टोटल कैपिटल हो गई। तो 6 लाख की कैपिटल को 3:2 में डिवाइड करना है जी। बी की कितनी हो गई? बी की हो गई 3/5, यानी कि ये आपकी 3,60,000 की जो कैपिटल है वो यहाँ पे बनेगी। बी की जो कैपिटल है एज पर दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो 3,60,000 होगी। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है आपको वो बतानी है। मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी अंडर एनी लॉ, ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। वाउचिंग इज कंसर्न्ड ओनली विद द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, वाउचिंग आप बैलेंस शीट की नहीं करते हैं, वाउचिंग आप अपने इनकम्स वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह की करते हैं, तो ये वाली तो गलत है। Section 148 of the Companies Act 2013 has made cost audit mandatory for some limited companies. तो बिल्कुल जी सेक्शन 148 cost audit का ये सही है। Objective of vouching is to satisfy the auditor as to existence, ownership, possession, completeness, valuation and disclosure of the items mentioned in the balance sheet. तो फिर से गलत है, क्योंकि वाउचिंग आपका P&L के आइटम से जुड़ा होता है, बैलेंस शीट के आइटम से आपका वेरिफिकेशन जुड़ा होता है, तो ये वाला भी गलत है। Independent financial audit has been made compulsory for many entities established under respective acts, तो ये वाला सही है। बी और डी हमारे इनकरेक्ट हैं, सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3।
Which of the following types of audit report is issued when the auditor concludes that financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework? तो बताइए कौन सी ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी जब ऑडिटर कह रहे हैं कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बनी हुई है, आपने प्रॉपर फ्रेमवर्क को कंप्लाई किया हुआ है। ऑप्शंस है ऑडिट रिपोर्ट विद एम्फोसिस ऑफ मैटर, क्वालिफाइड रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट या फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है तो ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट देगा या फिर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट यहां पे दे देगा जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। The working of current purchasing power accounting requires the classification of balance sheet items into monetary items and non-monetary items। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का एक तरीका है जी, करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। ये कहते हैं कि आपकी बैलेंस शीट के आइटम्स को दो में क्लासिफाई कर लो, एक आपकी मॉनेटरी आइटम्स हैं और दूसरी आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं। मॉनेटरी आइटम्स वो हैं जिनका जो दाम है, जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है और इन्फ्लेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से 10,000 लेने हैं, तो चाहे इन्फ्लेशन बढ़ भी जाए वो मुझे 10,000 ही देगा, वो मुझे ज्यादा पैसे नहीं देगा। ऐसे ही मैंने किसी को कोई पैसे देने हैं, कोई मेरी लायबिलिटी है, कोई क्रेडिटर है, तो मैं उतने ही पैसे उसे दूंगा। मेरे पास कैश पड़ा हुआ है लेट सपोज 20,000 का, तो चाहे इन्फ्लेशन हो जाए तो इसकी वैल्यू 20,000 ही रहेगी, इसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं होगी, मेरा 20,000 का 20,000 ही रहेगा। अब ये सोचिए कि आपके पास कुछ ऐसी आइटम्स भी हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मान लीजिए आपका ज्वेलरी का काम है और आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी हुई है जिसकी वैल्यू तो वैसे आ रही है 5 लाख, बट आज की डेट में अगर आप इसे बेचेंगे तो इसकी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है कि 6 लाख हो चुकी है। तो इसकी वैल्यू में आपको ज्यादा बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी जब भी आप इसे बेचेंगे। तो ये आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम है जो कि इन्फ्लेशन द्वारा इफेक्ट होगी। तो जो आपकी इन्वेंट्री है, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, वो सारे नॉन मॉनेटरी में आ जाते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। तो क्लियरली आप ऑप्शंस को देखेंगे तो कैश, डिबेंचर, डेटर तो मॉनेटरी होंगे, बट इन्वेंट्री आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम यहाँ पे बनेगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। मैनेजमेंट ऑडिट इज अ स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट, यही पहला ऑप्शन आपको दे रखा है। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली एक वॉलंटरी एक्सरसाइज है जिसमें हम अपनी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, मैनेजमेंट फंक्शंस जो हैं, उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को परख रहे होते हैं। ये कोई स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये हम इंटरनली खुद से करा रहे होते हैं। तो इसीलिए पहला ही हमारा गलत हो जाएगा और आंसर तो यही बनना चाहिए। बाकी पॉइंट्स को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रिटिकल रिव्यू होता है सभी एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस का, सभी मैनेजमेंट एक्टिविटीज को कवर करते हैं और एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर का भी हो सकता है। आपके शेयर होल्डर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ही है जो इनकरेक्ट है और इसीलिए यही आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है जी। लिस्ट 1 में आपके सामने सबसे पहले आ रहा है जी इंड एएस 2। इंड एएस 2 बेसिकली आपका किससे जुड़ा हुआ है? इंड एएस 2 आपका जुड़ा हुआ है इन्वेंट्री के साथ, तो ये आपका 3 से मैच होगा। इंड एएस 16 की अगर हम बात करें तो ये आपका जुड़ा हुआ है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ। और इसके अलावा हमें इंड एएस 103 दे रखा है जी। इंड एएस 103 हमारा जुड़ा हुआ है बिजनेस कॉम्बिनेशंस के साथ और इंड एएस 113 जुड़ा हुआ है फेयर वैल्यू मेजरमेंट के साथ। और यहाँ पे हमारी जो मैचिंग बनेगी वो बन जाएगी ऑप्शन नंबर 3 की। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो, दो टर्म्स आपके पास रहती हैं, एक होती है ट्रांसफर और दूसरी होती है ट्रांसमिशन। देखो, ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन को शेयर बेच रहे हो और ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि आप किसी को शेयर बेच नहीं रहे बट अपने आप उस पर्सन पे शेयर पहुंच जा रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे? जैसे मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसके शेयर उसके लीगल हेयर के ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, तो ये आपका ट्रांसमिशन होगा। अगर आप एक बार पॉइंट्स पढ़ेंगे, नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड, तो हाँ ये ट्रांसफर नहीं है तो इसके लिए कोई अलग से आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से कागज नहीं बनाना।
नो, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इज जनरली मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब देखो इसमें कोई कंसिडरेशन ट्रांसमिशन में रहता नहीं है। शेयर्स कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू द ओरिजिनल लायबिलिटी। अब मान लीजिए जो शेयर ट्रांसमिशन हुए हैं उन पे अभी कुछ अनपेड अमाउंट बाकी था, कोई कॉल का अमाउंट बाकी था, तो वो अमाउंट भी आपका अब जिस पर्सन को शेयर मिल रहा है उसको पे करना पड़ेगा, ओरिजिनल लायबिलिटी आपकी बरकरार रहेगी। ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस ऑन डेथ और इनसॉल्वेंसी ऑफ अ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज। तो बिल्कुल जी, डेथ या फिर इनसॉल्वेंसी पे ट्रांसमिशन आपका होता है। स्टैंप ड्यूटी इज पेबल ऑन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो जनाब ट्रांसमिशन के समय आपको कोई अलग से ट्रांसफर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करना, उस पर कोई स्टैंप वगैरह नहीं लगवानी है, और इसीलिए यहाँ पे कोई स्टैंप ड्यूटी वगैरह भी आपकी नहीं पे होती है। स्टैंप ड्यूटी ट्रांसफर वगैरह पे लग सकती है बट ट्रांसमिशन पे नहीं लगेगी, और इसीलिए हमारे पास ये वाला तो गलत हो जाएगा। ए बी सी और डी ठीक है, ई गलत है, और करेक्ट आंसर इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। देखो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं वो जो लॉसेस हो रहे हैं उनके लिए पहली प्रोविजन बना लेते हैं, बट अगर कोई फ्यूचर में मुनाफा या गेन होने वाला है उसको देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, तो बिल्कुल क्लासिकल एग्जांपल है कंजर्वेटिज्म का कि हम कम ही पे स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, बढ़ी हुई वैल्यू पे नहीं करेंगे। डेबिटिंग ड्रॉइंग अकाउंट एंड क्रेडिटिंग परचेजेस अकाउंट व्हेन गुड्स आर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। तो ये वाला जो बेसिकली स्टेटमेंट है ये बेसिकली आई थिंक जुड़ा हुआ है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से कि प्रोप्राइटर और बिजनेस जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। कंजर्वेटिज्म यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा। मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बिल्कुल अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में आपके डेटर से पैसे नहीं मिलने वाले हैं, बैड डेट्स होने वाले हैं, तो उसका प्रोविजन आज ही बना लेते हो, कंजर्वेटिज्म का एग्जांपल है। मेकिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को आप पेमेंट करोगे उससे डिस्काउंट मांग लोगे, ये तो आपकी इनकम होगी, ये तो आपका पैसा बच जाएगा, इसके लिए अगर आप अभी प्रोविजन बना रहे हो तो इट इज नॉट कंजर्वेटिज्म, ये तो बेसिकली एक फ्यूचर का गेन आप अभी रिकॉग्नाइज यहां पे कर रहे हो। क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आपको लगता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसकी वैल्यू गिर सकती है और उसके लिए आप एक अलग से फंड बना लेते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का। तो ए, सी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर यहां पे बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड एएस स्पेसिफिकली डील्स विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो जी, अभी सवाल आपको इंड एएस पे पूछे जा रहे हैं, तो इंड एएस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी कौन से इंड एएस के अंदर बनाई जाती हैं? ऑप्शन है इंड एएस 29, 101, 110 एंड 41। जो आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं, होल्डिंग सब्सिडरी का जो कंसोलिडेशन चल रहा है, दैट इज डन एज पर इंड एएस 110, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। What is the amount of net cash from operating activities of A Limited if it has net profit before tax rupees 5,90,000, depreciation on property plant equipment 4,30,000, decrease in current asset 30,000, decrease in current liability 85,000 and tax paid of rupees 80,000। तो आपको जी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5,90,000। डेप्रीसिएशन का क्या करें? डेप्रीसिएशन को तो ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि नॉन कैश आइटम है, 4,30,000 को ऐड करो। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, देखो करंट एसेट्स का अगर डिक्रीज है तो इसे यहाँ पे ऐड किया जाता है, करंट लायबिलिटीज का अगर डिक्रीज है तो उसे यहाँ पे माइनस किया जाता है, एंड टैक्स पेड की जानकारी भी आपको दे रखी है, उसे भी आप यहाँ पे माइनस करेंगे। तो फटाफट से इसे सॉल्व कीजिए और देखिए आपका ये क्या निकल कर आता है, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट वुड कम आउट टू 8,85,000। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, ए लिमिटेड मेक्स प्लास्टिक बकेट्स, सेलिंग प्राइस पर बकेट इज ₹210, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹60, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग बकेट्स इज 1,50,000 फॉर द ईयर, द नंबर ऑफ बकेट्स टू बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 इज। तो ये वाला जो सवाल है मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है जी, और मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आपको बताना हो कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना माल बेचना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है जी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें सवाल में दे रखी है 1,50,000 की है, प्रॉफिट हमें 90,000 का चाहिए, कंट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके।
तो 210 माइनस 60 कंट्रीब्यूशन हमारा 150 का यहाँ पे बन जाएगा। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 150, जनाब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा? इसका आंसर निकल कर आएगा जी 1600 बकेट्स बेचनी पड़ेंगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो अभी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर टर्म्ड टुगेदर एज मॉडिफाइड रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705। देखो, जो हमारा एसए 700 वाली सीरीज है ना, वो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट से जुड़ी हुई है, और जो हमारा एसए 705 है वो बात करता है मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट की। देखो, ऑडिट रिपोर्ट में अगर आप बोलें कि भैया सब कुछ बढ़िया, सब कुछ सही है, आपकी बैलेंस शीट सब ट्रू व्यू दिखा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस भी सब अच्छा बना हुआ है, तो आप क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं। बट अगर आप कहते हैं कि जनाब आपके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में कोई दिक्कत है, आपके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत है, तो आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट यहाँ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट हो सकती है कि आप बोले जी वैसे तो बैलेंस शीट सब सही है, बस हाँ इन्वेंट्री में दिक्कत लग रही है, तो क्वालिफिकेशन आपने डाल दी। इसके अलावा आप एडवर्स रिपोर्ट दे सकते हैं। एडवर्स रिपोर्ट का मतलब है आप कहते हैं कि जनाब बैलेंस शीट सही पोजीशन नहीं दिखा रही है, आपने पूरा का पूरा एडवर्स ओपिनियन ही दे दिया। या फिर अगर आप कोई ओपिनियन दे ही नहीं पा रहे तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डाल सकते हैं कि मेरे को तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली नहीं, इसलिए मैं कोई ओपिनियन यहाँ पे नहीं दे पा रहा। ये तीन तरीके की मॉडिफिकेशंस आपको एसए 705 में देखने को मिल सकती हैं। ए, सी और डी आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। जो आपका एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, ये कई बार ऑडिटर डाल देता है एक्स्ट्रा एम्फेसिस देने के लिए किसी मैटर के ऊपर। ये एसए 705 में कवर नहीं होता, ये आपका एसए 706 में कवर होता है, और इसीलिए यहाँ पे ये आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का ही रहेगा। Identify the correct order in which the assets of the firm shall be applied in the case of dissolution of a partnership firm. एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, अब उसके एसेट्स को ये यहाँ पे बेचा जाएगा, रियलाइज किया जाएगा और लायबिलिटीज की पेमेंट होगी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। तो फटाफट से एक बार पॉइंट्स को देख लीजिए। देखो जी, सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप जो थर्ड पार्टीज को आपके डेट ड्यू हैं, सबसे पहले तो आप उसको पे करने वाले हैं। इसके बाद अगर आपने पार्टनर से कोई लोन एडवांस ले रखा है तो फिर उसकी पेमेंट होगी। अगर फिर भी आपके पास बच रहा है तो आप पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है। फिर भी आपके पास पैसे बच गए तो आप अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, और ये सीक्वेंस प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है। सो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट फॉर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब देखो, जब आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती हैं, और ये जो कंडीशंस हैं हमारे पास 5 कंडीशंस मेनली होती हैं। उसमें आता है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं आप अपनी नई कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं, ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके शेयर होल्डर्स जो कम से कम 90% ऑफ द शेयर्स होल्ड कर रहे हैं वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। अब सेकंड वाला पॉइंट आप देखते हैं, इसमें 95% लिख दिया, बल्कि 90% का कंडीशन रहता है, और इसीलिए ये बी वाला पॉइंट तो गलत हो गया। परचेज कंसीडरेशन की जो पेमेंट रहती है, परचेज कंसीडरेशन की जो पेमेंट है वो यहाँ पे प्यारे दोस्तों की जाती है, लिखा हुआ है कैश पर शेयर में। देखो जी, कैश में नहीं पे की जाती, आपकी जो परचेज कंसीडरेशन है यहाँ पे शेयर्स में पे की जाती है। आपको नई कंपनी के शेयर्स दी जाते हैं, बट हाँ अगर कुछ फ्रैक्शनल पार्ट बच रहा है तो उसकी केवल कैश में पेमेंट कर सकते हो, तो ये भी गलत हो जाता है। जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द मर्जर आर पास्ड बाय पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो हाँ, जो मर्जर की अकाउंटिंग चलती है उसे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ही बोला जाता है। बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज नॉट इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो यहाँ पे हमें अगर मर्जर का केस है तो बिजनेस कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, आपका बिजनेस जो है वो नई कंपनी कैरी फॉरवर्ड करती है, तो यहाँ पे नॉट इंटेंडेड टू बी कैरिड फॉरवर्ड लिखा हुआ, और इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। अब सवाल में ध्यान रखिए, आपको पूछा हुआ है इनकरेक्ट कौन से हैं, तो इनकरेक्ट यहाँ पे कौन कौन से हो, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया, सी वाला भी इनकरेक्ट हो गया, और आपका ई वाला भी इनकरेक्ट हो गया। ए और डी वाले केवल यहाँ पे सही हैं, बी, सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। और देखो, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको डर लगता होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से,
बट फॉर्मूलाज वगैरह तो याद कर ही सकते हो। मटेरियल और लेबर वाले वेरिएंसेस तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, और ये वाला सवाल सच में कोई खास मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लिस्ट वन में आपके डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस है और लिस्ट टू में आपको दिए हुए हैं उनके फॉर्मूला। और सबसे पहले दे रखा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस रहता है बेसिकली, और ये चीज अपने को ऑप्शन पॉइंट नंबर 4 में देखने को मिल रही है। इसके बाद है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो आप प्राइस को कंपैरिजन करने वाले, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस को कंपेयर करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये चीज आपका 3 से मैच हो जाएगा। इसके बाद है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो इसके अंदर आप अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपको 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बचा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो अगर आप मल्टीपल मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वेरिएंस आपका आएगा, कंप्यूट करेंगे, और यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर 1 से मैच करेगा, जहां पे आप रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सब क्लासिफिकेशन रहते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस की, जिसके अंदर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप अपना करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 का सीधा सीधा आंसर बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपका बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपेड इंश्योरेंस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट। अब देखो, अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना नॉर्मली बात होती है, 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं रियल अकाउंट, और तीसरे होते हैं नॉमिनल अकाउंट। जो आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं वो लोगों से जुड़े हुए होते हैं। रियल अकाउंट आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के नॉर्मली रहते हैं, जो आपके टेंजिबल एसेट्स वगैरह रहते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नॉमिनल अकाउंट आपके जो रहते हैं एक्सपेंसेस और यहाँ पे जो आपके इनकम्स वगैरह रहते हैं उनके ये हो जाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो लोगों के हैं, पर्सन्स के हैं। अब इनको भी फर्दर 3 में बांटा गया। एक तो आपके नेचुरल पर्सन, जैसे राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, तो ये बिल्कुल नेचुरल पर्सन है, जैसे आप और मैं हैं। इसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो ये नेचुरल पर्सन नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का नाम है, किसी फर्म का नाम है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और कैटेगरी आती है, विच इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि ऐसे नाम जो किसी लोगों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे खाते जो किसी लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अंदर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सभी आ जाते हैं, कि आपने कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो खर्चा किसी पर्सन का आउटस्टैंड कर रहा है, अभी खड़ा हुआ है जिसकी पेमेंट करनी है। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो कोई ऐसा खर्चा किसी ऐसी पर्सन को हमने पेमेंट पहले कर दी है। तो ये ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following consists of comparing entries in the books of accounts with documentary evidence in support thereof। तो अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं भैया किस टर्म को हम डिफाइन करते हैं कि हमारी किताबों में जो एंट्री हुई हुई है उसको उसके डॉक्यूमेंट से, वाउचर से कंपेयर हम कर रहे हैं। ऑप्शंस दिए इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वाउचिंग के अंदर बिल्कुल सीधा सीधा ये काम होता है। वाउचिंग के अंदर हम वाउचर चेक करते हैं, जो भी एंट्री बुक में हुई हुई है, किताबों में हुई हुई है, उसका वाउचर चेक करते हैं। सो दिस इज वाउचिंग। इंटरनल चेक के अंदर बेसिकली ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक कर लेता है। इंटरनल कंट्रोल तो एक ब्रॉडर सिस्टम है जिसमें कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, इंटरनली बहुत सारे कंट्रोल हो सकता है। वेरिफिकेशन के अंदर बेसिकली आप जो है ना एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह की वेरिफिकेशन करते हो कि वास्तव में एग्जिस्टेंस में है भी या नहीं भी है। किताबों में बिल्डिंग लिखी हुई है बट वास्तव में बिल्डिंग है भी या नहीं, तो दिस इज वेरिफिकेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct? Calls in advance is the amount paid by the shareholder in excess of the amount due from them। तो देखो, शेयर होल्डर से अमाउंट ड्यू था 5 रुपए, बट उसने 7 रुपए पे कर दिए, उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो अपना आगे का जो बैलेंस था वो भी एडवांस में दे दिया। कॉल इन एडवांस है, बिल्कुल सही डिफाइन किया गया। When the number of shares applied is more than the number of shares offered to the public for subscription, this is termed as under subscription। देखो, ये ऑप्शन ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे हमने पब्लिक से 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाए थे, उन्होंने 15,000 के लिए अप्लाई कर दिया। इसे अंडर सब्सक्रिप्शन तो नहीं बोलेंगे जी, इसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो ये गलत कह रहा है, तो बी वाला तो हमारा गलत है। सेक्शन 49 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स द इशू ऑफ शेयर्स अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट। यहाँ पे देखो जी, सेक्शन गलत दे दिया। ये सेक्शन 49 नहीं है, ये 53 सेक्शन के अंदर ऐसी बात बोली हुई है।
unless or until the forfeited shares are reissued, the balance on the shares forfeited account will be deducted from the paid up capital. अब देखो जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट होता है ना, आप जर्नल एंट्री देखना शेयर फॉर फीचर की, आपको पता ही होगी। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस से क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड पे इसे शो करेंगे, माइनस करके थोड़ी शो करेंगे, नॉर्मली शो करेंगे। ये कह रहा है पेड अप कैपिटल से आप माइनस कर दो, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बैलेंस शीट टैली कैसे करेगी। तो वहां पे शो करेंगे जरूर शेयर कैपिटल के नीचे, बट माइनस नहीं करेंगे, डिडक्टेड नहीं करेंगे, इसीलिए ये वाला भी गलत है। Securities premium is an amount in excess of the nominal value of the face value of the securities. तो एक सिक्योरिटी 10 रुपए की है बट उसे इशू किया जा रहा है 15 रुपए का, तो ये 5 रुपए एक्स्ट्रा इज द सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्कुल सही है। तो ए और ई केवल सही है, बी सी और डी में तो गड़बड़ है, और इसीलिए आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट वेयर देयर इज वर्क इन प्रोग्रेस। अब प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा जब आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस भी सवाल में दे रखा है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे लेट सपोज कि आपने एक प्रोसेस में 1000 यूनिट डाले हुए हैं, उसमें से 900 यूनिट तो पूरे कंप्लीट हो गए, बट 100 यूनिट ऐसे हैं जो अभी आधे 50% ही कंप्लीट हुए, तो ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है। तो अगर ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस है आपके सवाल में, तो किस तरीके से आपका सीक्वेंस रहेगा, स्टेप्स रहेगा, वो आपको बताने हैं। तो फटाफट से एक बार रीड कीजिए जी। जैसे सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट की बात कर रहा है, ये तो सबसे लास्ट में बनना चाहिए, पहले तो बन ही नहीं सकता ना, पहले तो पूरी कैलकुलेशंस होंगी। तो सबसे पहले जो काम किया जाता है, सबसे पहले आप देखते हैं भैया कितने नंबर ऑफ फिजिकल यूनिट्स हमने यहाँ पे इनपुट में डाले थे और कितना आउटपुट यहाँ पे हमारे पास निकल कर आया। तो सबसे पहले तो यही वाली चीज आप देखते हैं कि इस प्रोसेस में कितना इनपुट डाला था और कितना आउटपुट हमारे पास निकल कर आया। कितना इनपुट आपके पास पूरा डाला था, कितना आधा डाला था, और कितना आउटपुट आपके पास पूरा निकला, कितना आपके पास आधा निकला। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेप जो है वो फॉलो किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना लेते हो कि भैया 900 यूनिट तो 100% कंप्लीट हो गए, बट 100 यूनिट 50% कंप्लीट है। तो आप बेसिकली कह सकते हो 900 पूरे और 100 यूनिट 50% कंप्लीट, या फिर हम 50 यूनिट पूरे कंप्लीट ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 950 यूनिट्स के आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यहाँ पे मान सकते हो। तो अभी आपको उसके बाद करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है एक कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालना पड़ता है कि आपके 950 यूनिट्स बने और कितनी कॉस्ट आई, आप उसका एक पर यूनिट कॉस्ट का एस्टिमेट निकाल लेते हो। और पर यूनिट कॉस्ट आपको पता लग गई, फिर आप उसे एलोकेट कर देते हो आपके कंप्लीटेड यूनिट्स पे भी, डब्ल्यूआई पे भी। इसके लिए आप एक स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन तैयार कर लेते हो, और लास्ट में फाइनली आपका प्रोसेस अकाउंट तैयार होता है। और इसीलिए अगर आप सीक्वेंस की तरफ बढ़ोगे ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 की सीक्वेंस प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए, अगला सवाल है न्यूमेरिकल सवाल, और मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। करंट एसेट्स हैं 4 लाख के, इन्वेंट्री है 2 लाख की, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 की। करंट रेशो अपने को बतानी है भैया। करंट रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला है करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। करंट एसेट सवाल में ऑलरेडी दे दिए, तो करंट लायबिलिटीज पहचाननी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी रहते हैं 2,40,000 का। अगर करंट एसेट्स अपने पास 4 लाख के हैं, तो करंट लायबिलिटी तो 1,60,000 की ही होगी ना, तभी तो 2,40,000 आएगा वर्किंग कैपिटल। तो 1,60,000 की करंट लायबिलिटीज हैं, 4 लाख के करंट एसेट्स हैं। तो इसको आप बेसिकली सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन गया, 2.5:1 बन जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का कितनी आसानी से बन गया। इन्वेंट्री वाला जो डाटा दे रखा है कुछ नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। चलिए, आते हैं अगले सवाल पे, और ये सवाल है डिटरमाइन द पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे हमें सबसे पहले दे रखा है जी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, एक्चुअल सेल्स इतनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा इतना है। तो पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है। इसका फॉर्मूला आपको, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, मल्टीपल फॉर्मूलाज होते हैं, बट यहाँ पे कौन सा लगेगा ये पकड़ना जरूरी है, और ये चीज प्रैक्टिस से ही आती है। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत खुद से किया करो, ताकि एग्जामिनेशन में आप चीजों को रिलेट कर पाओ। तो यहाँ पे एक्चुअल सेल 48,000 की है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 का है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताते हैं कि एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से कितनी ज्यादा है। तो ब्रेक इवन सेल हमारी कितनी होगी, 40,000 की होगी। ठीक है जी, 40,000 की होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 का, टोटल सेल 48 तभी बनेगा। और अगर ब्रेक इवन सेल 40,000 की है, फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 की है, तो क्या मैं पीवी रेशियो निकाल सकता हूं। अब देखो, एक फॉर्मूला रहता है ब्रेक इवन सेल्स का, ये फॉर्मूला ब्रेक इवन सेल्स का होता है, आप यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं पीवी रेशियो से।
और यही फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। ब्रेक इवन सेल्स मेरे पास 40,000 की हैं, फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को 12,000 की गिवन है, पीवी रेशो यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो पीवी रेशो अगर मैं निकालता हूँ जनाब 12,000 डिवाइडेड बाय 40,000, ये तो मेरे पास कितना बन गया, 0.3 बन गया, या फिर मैं इसे 30% भी बोल सकता हूँ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर यहाँ पे कितनी आसानी से निकल गया। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are true regarding the admission of a new partner? According to Section 25 of the Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as partner. अब देखो, सेक्शन हर किसी को याद रहते नहीं है, तो अगर आपको ए वाला नहीं पता तो इसे एक बार छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई तीन सही पहचानने, कोई ना कोई तीन हमें पक्का से सही पता लग गए तो आंसर बन जाएगा। New profit sharing ratio is the ratio in which all the partners including new partner will share profits and losses of the firm. बिल्कुल सही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल यही होगी। न्यू प्रॉफिट शेयर आपका कितना होगा, प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस्ड माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, नहीं जी, आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयर होगा उसमें ओल्ड आप पहले लिखोगे। ओल्ड के अंदर या तो अगर आपने सेक्रीफाइस कर दिया तो सेक्रीफाइस माइनस हो जाएगा, अगर आपने गेन कर लिया तो गेन प्लस हो जाएगा। तो पहले प्रॉफिट लिखने का कोई मतलब नहीं है, पहले ओल्ड लिखो, उसमें से माइनस प्लस करो जो करना है। तो सी वाला तो गलत है। सेक्रीफाइसिंग रेशो की कितना आपने सेक्रीफाइस किया, ओल्ड आपके पास ज्यादा था, न्यू कम है, तो ये आपका सेक्रीफाइस हो गया, ओल्ड माइनस न्यू, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट और लॉस विच अराइसेस फ्रॉम द रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस निकल कर आएगा अल्टीमेटली तो पार्टनर में जाना ही है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मेरे पास बी वाला, डी वाला और ई वाला बिल्कुल सही बन जाते हैं, सी वाला गलत है, हमने ऑलरेडी देखा, और ए वाला भी गलत है। देखो, सेक्शन 25 बेसिकली बात करते हैं कि पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट और सेवरल होती है। एडमिशन वाले प्रोविजन आपके सेक्शन 31 में होते हैं, फिलहाल इसकी जरूरत भी नहीं थी। अगर आपको पता चल गया बी, डी और ई सही है, उसी से आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, यहाँ पे आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट दे रखे हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें यहाँ पे करनी है। सबसे पहले कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि जनाब प्रॉफिट वगैरह को तो भूल जाओ, लॉसेस वगैरह की प्रोविजन पहले ही करके चलो, और ये चीज अपने को 4th नंबर में दे रखी है। डुअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, डेबिट वाला भी होगा, क्रेडिट वाला भी होगा, और ये चीज हमें 3 में दे रखी है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाला, बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग हैं, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, दोनों को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है, और ये चीज हमें पॉइंट नंबर 2 में देखने को मिल रही है। कंसिस्टेंसी, एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप फॉलो कर रहे हो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो हर एक पीरियड के अंदर, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी आप हर पीरियड में फॉलो करो, तो ये आपको कंसिस्टेंसी कहता है। और अगर आप मैचिंग बनाएंगे ना, यहाँ पे क्लियरली हमारी ऑप्शन नंबर 1 की मैचिंग बन जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 में ये सारी बातें प्यारे दोस्तों हमें कह रखी है, तो दैट इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए, तो अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, आपको इंड एएस की मैचिंग करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे मैचिंग होंगी हमारी इन इंड एएस की। तो अभी इंड एएस 12 हमें दे रखा है सबसे पहले, और इंड एएस 12 प्यारे दोस्तों जुड़ा हुआ है इनकम टैक्सेस से। इसके बाद हमारे पास है इंड एएस 17 जो कि जुड़ा हुआ है लीजेस से। इसके बाद है इंड एएस 19, ये जुड़ा हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट से। और फिर है इंड एएस 23 जो कि जुड़ा हुआ है आपका बोरिंग कॉस्ट से। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए, तो भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अ कंपनी forfeits 100 shares of 10 each on which 300 has been received। तो 100 शेयर थे, 10 रुपए का एक था, तो 1000 रुपए आने चाहिए थे, बट केवल 300 ही आए। तो हमारे पास 700 रुपए नहीं आए, इसलिए हमने शेयर्स को फोरफीट कर लिया। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि 100 शेयर पे 10 आने थे, बट हमें आए कितने हर शेयर पे, 3 रुपए हर शेयर पे हमें मिले हैं। 60 shares are reissued at 90 per share। हमने 60 शेयर्स री इशू कर दिया और उसमें 1 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया। विच इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो, 60 शेयर्स के रिस्पेक्ट में हमने कितना पैसा फोरफिट किया, 3 रुपए हमने यहाँ पे फोरफिट किए, और डिस्काउंट हमने 1 रुपए दिया। 3 रुपीज पर शेयर हमने फोरफिट किया और 1 रुपया पर शेयर हमने डिस्काउंट दिया, तो 2 रुपए पर शेयर हमारे पास प्रॉफिट हो गया, विच इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो 40 शेयर्स अभी री इशू नहीं हुए, उनके अगेंस्ट अभी कुछ ट्रांसफर नहीं होगा कैपिटल रिजर्व में। 60 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 120 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बनेगा। चलिए, तो अभी सवाल है जी यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केसेस ऑफ फंड फ्लो। तो जब फंड फ्लो का केस आपसे पूछा जाए, तो एक आपकी करंट आइटम होनी चाहिए और एक नॉन करंट होनी चाहिए,
तभी आपका फंड फ्लो यहाँ पे होगा। दोनों करंट है या दोनों नॉन करंट है, फिर कोई फंड फ्लो नहीं होगा। पेमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर बाय सेल ऑफ लैंड, तो ट्रेड क्रेडिटर करंट हो गए, सेल ऑफ लैंड नॉन करंट आइटम है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका फ्लो ऑफ फंड हमें देखने को मिलेगा। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दोनों करंट है, कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। परचेज ऑफ फर्नीचर बाय इशू ऑफ बिल पेबल, तो फर्नीचर आपका नॉन करंट है, बिल पेबल करंट है, तो फ्लो ऑफ फंड हो जाएगा। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बाय कैश, तो लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट है और कैश आपका करंट है, और इसीलिए यहाँ पे भी फ्लो ऑफ फंड हो जाएगा। पेमेंट ऑफ बिल पेबल बाय कैश, दोनों आपके करंट है और इसीलिए यहाँ पे भी आपका कोई फंड फ्लो नहीं होगा। ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर है वो बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 56, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 32 and total fixed cost is 60,000, what is the number of units that are to be sold in order to achieve a profit of 84,000? तो ये वाला सवाल आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको निकालना है भैया नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अचीव अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, उसके लिए आपका फॉर्मूला रहता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें सीधी सीधी दे रखी है 60,000 की, प्रॉफिट डिजायर्ड जो है 84,000 का है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप कर लो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 1,44,000 डिवाइडेड बाय 24। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये आपका 6,000 यूनिट्स निकल कर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि एक जो कंपनी है बेचारी बैलेंस शीट में बहुत सारे घाटे आ रहे हैं, बैलेंस शीट सही पोजीशन नहीं दिखा रही है, इतने पैसे नहीं है, इतने एसेट्स की वर्थ नहीं है कि सारी लायबिलिटी सारी क्रेडिटर्स की पेमेंट हो जाए, तो हम कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह कर लेते हैं, अपनी एसेट्स की वैल्यू कम कर लेते हैं, क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज को कहते हैं कि थोड़े पैसे कम ले लेना, और इस तरीके से एडजस्टमेंट्स की जाती हैं कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। चलिए तो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स ट्रू होने वाले हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड, नहीं जी कंपनी बंद नहीं होती यहाँ पर। नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, बिल्कुल कोई नई कंपनी नहीं बनती है। देयर इज सर्टन रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड समटाइम्स लायबिलिटीज आर आल्सो रिड्यूस्ड, बिल्कुल जी आपकी कैपिटल और आपके जो लायबिलिटीज हैं उनको रिड्यूस किया जाता है ताकि आपकी बैलेंस शीट को बिल्कुल सही पोजीशन पे सही पिक्चर पे लेके आया जाए। द न्यू कंपनी इशूज फ्रेश कैपिटल, अब ये फ्रेश कैपिटल इशू होगी या नहीं होगी ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, यहाँ पर हो सकता है कई केसेस में हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो, ठीक है। तो और साथ में कोई न्यू कंपनी तो वैसे भी नहीं बन रही है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा भी डाइसी लग रहा है। इट इज डन एज पर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा डी और ई वाले पॉइंट्स को लेकर, पहले एलिमिनेशन लगाते हैं और हमारा जो ए वाला पॉइंट है जो पक्का से गलत है उसे उड़ा देते हैं, 1 और 2 तो हमारे उड़ गए। अभी हमारा बी सी तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद डी और ई में से चूज करना है। तो प्यारे दोस्तों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन एज पर दी सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये वाला आपका जो स्टेटमेंट है दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बनेगा। चलिए तो अब यहाँ पे हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे दी गई है और लिस्ट 1 में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कोई वैल्यूएशन को लेकर अप्रोचेस दे रखे हैं और लिस्ट 2 में बताया गया ये किन्होंने डेवलप किए हैं। तो सही मैचिंग आपको करके बतानी है, सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, और ये जुड़ी है आपकी ब्रूमेट, फ्लेमूड्स एंड पाइल से, और इसीलिए ये आपका 4 से मैच होगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच की बात करें तो रेंसिस, लिकट और एरिक जी फ्लेमोर्ड से जुड़ी है, तो ये 1 से मैच होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच की बात करें तो ये आपकी हिकमैन एंड जॉन से जुड़ी हुई है। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच आपकी बची जो कि डेविड वॉटसन से जुड़ी हुई है, और इसीलिए करेक्ट मैचिंग यहाँ पे आपकी ऑप्शन नंबर 4 की बनेगी। सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया था। चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग की बैकबोन कह लो, एसेंस कह लो, उसे किसको बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस फिलहाल वेरिफिकेशन, इंटरनल चेक, वाउचिंग और इंटरनल ऑडिट दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा वाउचिंग का। वाउचिंग को बोला जाता है बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनी के ढेर सारे रोजमर्रा के वाउचर्स रहते हैं, सेल के, परचेज के और बहुत सारे खर्चों के, चीजों के, उन सबको एग्जामिन किया जाता है। आपका जो ऑडिट स्टाफ होता है वो सारे वाउचर्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करता है
और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे सवाल है, द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस वुड इंप्रूव द करंट रेशियो। करंट रेशियो बोले तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये हमें दे रखा है 2:1। अभी आपको पूछा जा रहा है कि क्या चीज आप करोगे उससे आपकी करंट रेशियो इंप्रूव कर जाएगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज करंट एसेट्स जो हमारे पास है वो है 2000 के, करंट लायबिलिटीज है 1000 की। सिंपल सा एग्जांपल लेके सभी जो ऑप्शंस है उनको एक बार देख लेते हैं। ऐसा बहुत इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना। परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, लेट सपोज 100 रुपीज का स्टॉक खरीदा 100 रुपीज कैश देके। तो इस केस में प्यारे दोस्तों आपके करंट एसेट्स में से 100 कम हो जाएगा और 100 ही ऐड हो जाएगा। 100 का स्टॉक ऐड हो गया, कैश कम हो गया, तो करंट एसेट्स उतने के उतने ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा आपकी करंट रेशो पे। तो इससे तो कोई चेंज नहीं है। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो ये भी बिल्कुल सेम हो गया कि कैश आपका बढ़ जाएगा, डेटर्स कम हो जाएंगे, करंट एसेट्स उतने के उतने ही रहेंगे, तो फिर भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पे अ करंट लायबिलिटी, हाँ ये वाला कुछ लग रहा है। करंट लायबिलिटी लेट सपोज हमने यहाँ पे पे कर दी 500 रुपीज की करंट लायबिलिटी पे कर दी। तो अगर ऐसा करेंगे तो करंट एसेट्स हमारे पास कम हो जाएंगे, 500 से 1500 रह जाएंगे, और करंट लायबिलिटी भी 500 से कम हो जाएगी और 500 ही रह जाएगी। और ये रेशो आपकी 3:1 हो जाएगी। 2:1 से ये इंप्रूव होकर 3:1 हो गई, और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके अलावा अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो उससे तो आपके करंट एसेट्स कम हो जाएंगे और ये रेशो भी आपकी कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। Coming to the next question, arrange the following steps of activity based costing in proper sequence। तो activity based costing के जो steps हैं आपको उन्हें proper sequence में arrange यहाँ पे करके बताना है। तो देखो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आपकी जो यहाँ पे प्रोसेस है आप उसको स्पेसिफाई करोगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से रॉ मटेरियल से आप वर्क इन प्रोसेस में फिनिश गुड्स में जाते हो। पूरा जो प्रोसेस है आपका उसे स्पेसिफाई करोगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ती है, पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, और इस पूरे प्रोसेस में क्या मेन एक्टिविटीज हैं फिर उनको आइडेंटिफाई करोगे। जैसे एक एक्टिविटी हो सकती है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हैं रॉ मटेरियल के लिए, एक एक्टिविटी हो सकती है कि आप कस्टमर से अपने रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं। तो आपको वो मेन एक्टिविटीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, और साथ ही ये भी पता लगाना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो कोई वैल्यू ऐड नहीं करती हैं, ताकि आप उनको लॉन्ग रन में एलिमिनेट कर सकें। इसके बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप जो है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स को सेलेक्ट करोगे कि जो भी एक्टिविटीज आपने आइडेंटिफाई करी उनको कौन सी चीजें, उनकी कॉस्ट को कौन सी चीजें ड्राइव करती हैं, आप उनको आइडेंटिफाई यहाँ पे करोगे। और ये आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है बेसिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपको इस रिगार्ड में स्टाफ को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और रेगुलर रिव्यू एंड फॉलोअप करना पड़ेगा। रिव्यू और फॉलोअप तो आप हमेशा जानते हैं हर एक प्रोसेस के लास्ट में ही आता है, और यहाँ पे भी लास्ट में ही आएगा। तो करेक्ट मैचिंग हमारे पास बनेगी जी ऑप्शन नंबर 1 की। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो आपके इन्वेस्टिगेशन के स्टेजेस को आपको प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ पे आपको अरेंज करके दिखाना है जी। तो आइए देखते हैं जी क्या क्या स्टेजेस यहाँ पे दे रखे हैं। Plan work to be done in timing, obtain instructions from the client and prepare terms of reference, make necessary calculation to eliminate inconsistency, collect necessary information and document, formulate conclusion, analysis of the finding। तो कहीं ना कहीं आप इसे ऑडिटिंग से लिंक कर सकते हैं। हम ये पढ़ते भी हैं कि ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है। तो पढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा हम कुछ स्पेसिफिक चीजों को डिटेल में जाकर अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो इन्वेस्टिगेट बन जाता है। तो उसी लाइट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप चीजों को अरेंज करने की कोशिश कीजिए। देखो सबसे पहले काम क्या होने वाला है और सबसे बाद में क्या होने वाला है। मेरी नजर तो पता नहीं क्यों यहाँ पे ई वाले पॉइंट पे जा रही है कि ये सबसे लास्ट में आएगा, और अगर मैं ऑप्शंस देखता हूँ तो हाँ सबसे लास्ट में ही दे रखा है, तो इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो पॉइंट्स मेरे को देखने को मिल रहा है वो बी ए ऐसे वाले पॉइंट्स ही देखने को मिल रहे हैं। देखो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले तो आपका जो क्लाइंट है वो आपको बताएगा जनाब कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आना है, इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है, ये आपकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। तो सबसे पहला काम तो आपका जो क्लाइंट है उसका बुलावा आना चाहिए, उससे इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आनी चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो काम है उसकी प्लानिंग यहाँ पे करेंगे कि किस तरीके से आप काम करेंगे ताकि जो इंस्ट्रक्शंस आपको क्लाइंट ने दी हैं आप उनको पूरा कर पाए। इसके बाद आप अपना काम शुरू करेंगे, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, वो इकट्ठे कर लेंगे, और उसके बाद आप कोई कैलकुलेशंस वगैरह जो आपको करनी है वो भी कर लेंगे, और लास्ट में ही आपकी कंक्लूजन और फाइंडिंग्स यहाँ पे आएंगी। तो बी ए डी
सी और ई, ऐसा सीक्वेंस हमें ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, तो ये आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज इफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि आप अपने शेयर्स खुद किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बट कई बार आपके जो शेयर्स हैं आप उनको खुद ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बट वो अपने आप किसी और के हो जा रहे हैं, उसे बोला जाता है ट्रांसमिशन। जैसे खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो गई तो आपके शेयर्स आपके लीगल हायर के हो जाएंगे, आप इनसॉल्वेंट हो गए तो उनका जो हक है, वो जो आपका एस्टेट मैनेज कर रहा होगा, जो आपका लिक्विडेटर वगैरह आप कह सकते हैं होगा, तो उनके पास हक चला जाएगा उन शेयर्स के ऊपर। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को एक बार रीड करते हैं तो सेल तो ट्रांसफर के अंदर ही आएगा, डेथ और इनसॉल्वेंसी हमारे ट्रांसमिशन के अंदर प्यारे दोस्तों आ जाएंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू कंप्यूट लेबर मिक्स वेरिएंस। देखो, लेबर मिक्स वेरिएंस पे यहाँ पे आपको सवाल पूछा जा रहा है। अगर हम लेबर वेरिएंसेस पे नजर डालें तो सबसे ऊपर हमारे पास रहती है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में क्या फर्क आया लेबर की कॉस्ट में। इसके अंदर हमारे पास फर्दर दो तरीके से क्लासिफिकेशन रहती है, एक होता है लेबर रेट वेरिएंस, कि स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में क्या डिफरेंस आया, और एक होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जो कि आपको बताता है स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आवर्स में आपका यहाँ पे क्या फर्क देखने को मिल रहा है। ये जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, इसको फर्दर हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तीन के अंदर इसका डिवीजन यहाँ पे हो जाता है। इसके अंदर एक तो आता है आपका लेबर मिक्स वेरिएंस, और एक आपके पास आता है आइडल टाइम वेरिएंस, और एक आपके पास आता है जी यील्ड वेरिएंस। अब देखो जी, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का फर्क तो आपने कर दिया। लेट सपोज आपने स्टैंडर्ड आवर्स रखे थे 90,000 के, और एक्चुअल में आपने 1 लाख आवर्स यहाँ पे कंज्यूम कर लिए, तो आपने ज्यादा आवर्स तो कंज्यूम कर लिए। बट कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ पे लेबर में कुछ अलग अलग कैटेगरीज ऑफ लेबर होते हैं, जैसे कुछ स्किल्ड होते हैं और कुछ अनस्किल्ड होते हैं, तो उन केसेस में आपका ये मिक्स वेरिएंस आप कंप्यूट करते हैं। तो जैसे जो हमारा स्टैंडर्ड था उसमें था कि 90,000 और ये जो 60,000 है, इसके अंदर आपको जो रेशो मेंटेन करके चलना है वो 60,000 स्किल्ड और 30,000 अनस्किल्ड का करना है। बट आपने 1 लाख में जो रेशो मेंटेन कर दिया वो 50,000 और 50,000 का कर दिया, तो आपने रेशो में भी गड़बड़ कर दी। तो अब अभी हम क्या करते हैं, इन एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स को कंप्यूट किया जाता है, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल आवर्स से कंपेयर किया जाता है, और ये वेरिएंस यहाँ पे कंप्यूट की जाती है। तो अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हमें कुछ ऐसा बता रहा है कि स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का कंपैरिजन हमें ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अ कंपनी हैज रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ 10% एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 2%, कंप्यूट द टोटल एसेट्स टर्नओवर। अभी देखो जी, हमें निकालना है एसेट्स टर्नओवर, और हमें दो चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स बेसिकली हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास जो प्रॉफिट है रिटर्न है डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स, ये हमें यहाँ पे दे दिया कितना, ये हमें दे दिया 10%। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये हमारा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स होगा, 2% का हमें दे दिया। ऐसे टर्नओवर रेशो की अगर हम बात करें तो जितनी भी टर्नओवर रेशो है ऊपर न्यूमरेटर में आपका टर्नओवर आता है, या फिर मैं सीधा सीधा यहाँ पे सेल्स लिख देता हूं, सेल्स डिवाइडेड बाय आपके जो एसेट्स है वो यहाँ पे आने चाहिए। देखो जी, हमें यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं, दो रेशोस दे रखी है, तीसरी निकालनी है, तो ये दो की मदद से आप तीसरी निकाल सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप रिटर्न ऑन एसेट्स वाला जो रेशो है उसे डिवाइड कर दीजिए आपका जो प्रॉफिट मार्जिन आपको सवाल में दे रखा है, जो प्रॉफिट मार्जिन रेशो दे रखे है उसे डिवाइड कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर आप ऐसा डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। देखो, नेट प्रॉफिट तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये सेल्स नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि सेल्स बाय टोटल एसेट्स हो जाएगा। और यही चीज तो अपने को निकालनी थी, यही चीज तो अपने को कंप्यूट करनी थी। तो आप डिवाइड करके देखिए, रिटर्न ऑन एसेट्स 10 दिया हुआ है और आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ये आपका 5% निकल कर आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा।
चलिए अगला सवाल हमारे पास है, कैलकुलेट डेट सर्विस कवरेज रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये बेसिकली हमारे पास है DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशो, हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है जी। और डेट सर्विस कवरेज रेशियो को लेकर हमारे को यहाँ पे जो यहाँ पे चीजें दे रखी हैं, वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। 10% डिवेंचर्स हैं पेबल इन 10 इयर्स इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो आपके 10,000 हर इंस्टॉलमेंट जाने वाली है और इंटरेस्ट भी 10,000 ही रहेगा। टैक्स रेट भी हमें दे रखा है 50% का। डेट सर्विस कवरेज रेशियो की बात करें तो वैसे तो फंडा बहुत ही सिंपल है कि न्यूमरेटर में रखो आपकी अर्निंग्स जो आपके लिए अवेलेबल है डेट की सर्विस के लिए, और नीचे डिनोमिनेटर में रखो जो डेट की सर्विस आपको करनी है, यानी कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। अभी क्योंकि टैक्स का फंडा आ जाता है तो थोड़ा सा चीजों को हमें देखकर चलना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास दो सोर्सेज आ जाते हैं, दो फॉर्मूलाज आ जाते हैं। एक फॉर्मूला जो आपको किताबों में देखने को मिलेगा वो कहेगा न्यूमरेटर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को रखो, उसमें इंटरेस्ट और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो आपके इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को। तो अगर हम यहाँ पे इस केस में देखते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप इंटरेस्ट को माइनस करते हैं और 50% टैक्स का इफेक्ट डाल देते हैं तो ये आपका 20,000 निकल कर आएगा। इंटरेस्ट आपका 10,000 आपको पता है, नीचे 10,000 इंटरेस्ट है और 10,000 ही इंस्टॉलमेंट है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 निकल कर आएगा, जो कि कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा, हालांकि ऑप्शन 2 से काफी क्लोज जा रहा है। इसके बाद दूसरा अप्रोच है, कई बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा, ये कहते हैं न्यूमरेटर में रखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एंड उसके अलावा आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें इंटरेस्ट रखो और इंस्टॉलमेंट रखो। और देखो जी, क्योंकि टैक्स का भी यहाँ पे पंगा पड़ा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और इंटरेस्ट, ये दोनों यहाँ पे आपकी टैक्स की एडजस्टमेंट जो है इन पे होती है, बट इंस्टॉलमेंट पे कोई टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होती। तो आपको यहाँ पे इसमें टैक्स का इफेक्ट जो है उसको लेने के लिए इंस्टॉलमेंट वाले को 1 माइनस टैक्स रेट से यहाँ पे डिवाइड भी करवाना पड़ता है। तो ये ऐसा फॉर्मूला आपको दिया रहता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो 50,000, इंटरेस्ट आपका है 10,000 का और इंस्टॉलमेंट भी 10,000 की है, 1 माइनस टैक्स रेट करके ये 0.5 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 50,000, 10,000 प्लस 20,000, 30,000 आ जाएगा और ये आपका 1.67 यहाँ पे बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इन्होंने सेकंड अप्रोच आई थिंक फॉलो करी इस सवाल को आंसर करने में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पीवी रेशो ऑफ अ कंपनी इज 50% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम इज रुपीज 1 लाख। देखो सेल्स वॉल्यूम दे दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशो दे दिया, नेट प्रॉफिट की कंपटीशन हमें यहाँ पे करनी है। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे रहता है, वो फॉर्मूला आपको कहता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। इसका इस्तेमाल आप कहीं ना कहीं कर सकते हो सीधा सीधा प्रॉफिट को निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 40%, बट यहाँ पे 40% से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू टर्म्स में। तो 1 लाख की सेल है, 1 लाख का 40% ये बन गया 40,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है, पीवी रेशो हमें ऑलरेडी दे रखा है 50% का, तो आप 50% को उधर लेके जाइए, 40,000 इंटू 50% यानी कि 20,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट आंसर सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें 5 सवाल दे रखे हैं जो कि हमें आंसर करना है। तो एक केस स्टडी टाइप का, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल है। इसमें आपको जो इंफॉर्मेशन दे दी गई है उस इंफॉर्मेशन को पहले एनालाइज करना पड़ेगा। अगर एनालाइज कर लिया तो अगले 5 सवाल आपके लिए बहुत ईजी यहाँ पे हो जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, करंट डेट टू टोटल डेट रेशो, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी, फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी, टोटल एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, ओनर्स इक्विटी हमें यहाँ पे दे रखी है। हमें एक तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू निकालनी है, आगे आने वाले जो सवाल आएंगे उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू निकालने के लिए, सेल्स की वैल्यू निकालने के लिए, इन्वेंटरी की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि पहले इस डाटा को थोड़ा सा प्रोसेस कर लें, प्रोसेस करके अलग अलग चीजें निकाल लें। तो डेट है, एसेट्स है, इक्विटी है, तो एक बैलेंस शीट यहाँ पे रफ सी बन सकती है। तो एक बैलेंस शीट थोड़ी रफ सी यहाँ पे बना लेते हैं, उससे शायद चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएं। सबसे पहली चीज तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि इक्विटी जो है वो हमारी 1 लाख की है, ये सवाल में हमें ऑलरेडी गिवन है। अब इस इक्विटी से कड़ियां जोड़नी शुरू करते हैं। जैसे कहा गया फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी इज 0.6, तो फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू 0.6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके फिक्स एसेट कितने हो जाएंगे, फिक्स एसेट आपके 60,000 के हो जाएंगे।
कहा गया टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू 0.6, तो ऐसे ही टोटल डेट जो है वो भी आपका कितना हो जाएगा, 60,000 का हो जाएगा। और ए वाला कह रहा है करंट डेट टू टोटल डेट। देखो करंट डेट जो आपकी करंट लायबिलिटीज है डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज, ये आपको कह रहा है 0.4 है। टोटल लायबिलिटीज हमने निकाल ली, टोटल डेट निकाल लिया, कितना है 60,000 का है। तो इसके बेसिस पे करंट लायबिलिटी 60,000 इंटू 0.4 आप करोगे, तो करंट अगर आपकी लायबिलिटीज आप निकालोगे तो ये 24,000 हो जाएंगी, और बाकी जो बचेंगी वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी। 60,000 में से 24,000 निकाल दो, 36,000 आपकी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी। फिक्स एसेट तो हमने ऑलरेडी निकाल ली, इसका आंसर तो निकल ही चुका है। इसके बाद में हमारे को और क्या क्या चीजें दे रखी हैं, इसके बाद में हमें दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर हमें यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे अभी इसको भी कंप्यूट करने की कोशिश जो है हमें करनी होगी कि किस तरीके से हम इन चीजों के पास भी पहुंचने वाले हैं। तो एक तो हमें सबसे पहले टर्नओवर चाहिए रहेगा, टर्नओवर चाहिए रहेगा। देखो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का टोटल तो बराबर रहेगा, तो अगर ये 1,60,000 है तो ये भी 1,60,000 ही होगा। तो टोटल एसेट्स मेरे पास कितने होंगे, 1,60,000 होंगे। टोटल एसेट टर्नओवर हमें 2 टाइम्स दे रखा है, तो एसेट टर्नओवर रेशियोज जो भी होती हैं उसमें ऊपर आपका टर्नओवर आता है या सेल्स आता है और नीचे आपके एसेट्स आ जाते हैं, और एसेट्स हमें यहाँ पे 1,60,000 पता चल चुके हैं, और ये 2 टाइम्स है। तो सेल्स की वैल्यू आपकी कितने निकल आ गई, 3,20,000 निकल कर आ गई। और ऐसे ही अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर को निकालना चाहें, इन्वेंट्री टर्नओवर आपकी रेशो क्या निकलती है, इसमें आपका वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री करते हैं। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मालूम है तो सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री भी कर लेते हैं। सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री आपका यहाँ पे इज इक्वल टू 8 टाइम्स। तो इन्वेंट्री इससे क्या निकल कर आ गई, आपकी इन्वेंट्री आपकी 40,000 की यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो बैलेंस शीट में ये इन्वेंट्री आ गई 40,000 की। और इसके अलावा कुछ और भी होंगे अदर करंट एसेट्स जो कि आपके बनेंगे कितने के, 60,000 के। तो इस तरीके से हमने ये पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया है। जो भी सारी चीजें आगे आपसे पूछी जाएंगी वो हम यहाँ इस स्लाइड पे कंप्यूट कर चुके हैं। जैसे अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया 36,000। यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स, तो हमने निकाला टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज दोनों बराबर होते हैं बैलेंस शीट में, और ये 1,60,000 यहाँ पे निकल कर आ रहा था। वैल्यू ऑफ सेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है, तो वैल्यू ऑफ सेल्स भी हमने एसेट टर्नओवर के बेसिस पे निकाल ली थी, और ये हमारी कितनी निकल कर आई थी, ये हमारे पास निकल कर आई थी 3,20,000। ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आ गया कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री भी हमने यहाँ पे निकाल दी थी। इन्वेंट्री यहाँ पे हमारे पास कितनी निकल कर आई थी, इन्वेंट्री यहाँ पे हमारे पास 40,000 की निकल कर आ चुकी थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बार अगर आपने डाटा को सही से एनालाइज कर लिया तो बाकी के सवाल बहुत इजी आपके लिए हो जाते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा पीवाईक्यू डिस्कशन। आज के सेशन से अगर आपको बेनिफिट मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।